Illustration number 6 is there on your screen. Let us see what is illustration states. Following is the statement of profit and loss of Hindustan Products Limited for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet of the company as at that date. So statement of P&L भी दे रखा है आपको और आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है. स्टेटमेंट ऑफ P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट फॉर द पीरियड है. देन बैलेंस शीट को स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें. सो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है. तो देखिए आपकी बैलेंस शीट में शेयर होल्ड क्या हो गई, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा. बैलेंस शीट में आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटीज, देन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज वगैरह. फिर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हमें दे रखी है. लास्ट में कहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग. क्या क्या कैलकुलेट करना है. एक तो क्विक रेशियो, दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. और क्विक एसेट्स में अपन क्या करते हैं, सारे करंट एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने और इस बैलेंस शीट में ये आपको करंट एसेट्स गिवन है. तो करंट एसेट्स में अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे और हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले लेंगे, लेकिन इन्वेंट्री हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें तो क्विक एसेट्स चाहिए. तो क्विक एसेट्स कितने हो गए, देखो ये 51,000 रुपीज के क्विक एसेट्स हो गए. मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले करवा दिया था, बट कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा. तो क्विक एसेट्स कितने हो गए, 51,000 के क्विक एसेट्स हो गए. और करंट लायबिलिटीज चाहिए हमें, तो करंट लायबिलिटीज तो ये टोटल ले लो, ये दो आइटम दे रखी है करंट लायबिलिटीज की. तो कितनी है, 1,30,000 के आपके करंट लायबिलिटीज. तो 1,31,000 करंट लायबिलिटीज और 51,000 के आपके क्विक एसेट्स. देखते हैं यही है क्या. जी बिल्कुल. तो ये अपने पास में दे रखा है कैलकुलेट करके, सॉल्व करके. दैट इज quick assets equals to quick ratio equals to quick assets upon current liabilities equals to 51,000 upon 1,30,000 equals to 0.9:1. क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो सबसे पहले तो अपन एवरेज इन्वेंट्री चाहिए हमें. एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे. एवरेज इन्वेंट्री के लिए फॉर्मूला होता है, बताइए कौन बताएगा मुझे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. देखिए आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करें या क्लोजिंग प्लस ओपनिंग करें, आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले को आप जिस तरह से है बुक में वैसे ही लिखें. तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करेंगे, यानी 99,000 प्लस 1,99,000. ये 1 लाख डिवाइड बाय 2 मत कर देना, माइनस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे. तो बताओ देखो 1,99,000 प्लस 99,000 कितना हो गया आपका. 2,98,000. 2,98,000 डिवाइडेड बाय 2 करो. 2,98,000 1,49,000 ओनली. 1,49,000 ये आ गया हमारे पास में. चेक कर लीजिए बाकी लोग भी है ना. 1,49,000 क्या आया हमारे पास में, एवरेज इन्वेंट्री आ गया. ठीक है. अभी हमें और क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में. और स्टेटमेंट ऑफ P&L मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बताया था. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको मैंने बताया था. और एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेज, ओके, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था. तो अपन वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए. तो देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डायरेक्टली ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला वही है. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डायरेक्टली आपको ये 1 लाख माइनस का दे ही रखा है. परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 5,45,000 दे ही रखा है आपको. और अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में क्या है, अपन
मान लेते हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं उनको, तो उसके हिसाब से फिर हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाता है, 7,40,000 हो जाता है। ठीक है, चेक करते हैं। नहीं, 7,40,000 नहीं लिया जी, ये दे रखा है आपको, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये that is purchase of stock in trade plus change in inventory of stock in trade plus direct expenses। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए कहाँ से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो चाहिए था हमें, वो नोट दे रखा है कुछ अच्छा नोट है वहां पे क्या, ऊपर। तभी वो मैं सोचा था टोटल अदर एक्सपेंसेस में क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही होते हैं। तो अब हमें नोट देखते हैं अपन, नोट में क्या दे रखा है, कहाँ दे रखा है, हाँ ये रहा, बिल्कुल नोट में लिखा है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 एग्जैक्टली। तो अदर एक्सपेंसेस 2,95,000 के हैं, पूरा 2,95,000 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ ₹15,000 के हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया आपका। तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिख लीजिए फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, पहला तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो फर्स्ट और लास्ट वाली आइटम है, उसके लिए जगह हमने क्या लिख दिया, चेंज इन इन्वेंट्री लिख दिया। उसके बाद में फिर क्या बचा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और डायरेक्ट एक्सपेंस बचा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹4,60,000, और 4,60,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और 1,49,000 का अपना एवरेज इन्वेंट्री है। कैलकुलेट किया 3.09 टाइम्स, आंसर विल बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, 3.09 टाइम्स आपको आंसर दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, इसे मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। अपने फ्रूटफुल क्वेश्चंस जरूर आप पूछते रहें एक्सप्लेनेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate interest coverage ratio. If you remember, interest coverage ratio is a type of solvency ratio. We discussed its formula, that is profit before interest and tax upon fixed interest charges or interest on long-term funds. That was the formula we discussed about this ratio. What was the significance of calculating interest coverage ratio? The significance of calculating interest coverage ratio was to know the capability or the capacity of our profit to meet our fixed interest charges. It reveals us that how many times the available profit can cover or can pay the interest. Okay, so let us see what information is given to us. We are given with 10,000 equity share capital of ₹10 each, that is ₹1 lakh. After that, 8% preference shares, ₹70,000. Then 10% debentures, ₹50,000. और आप लोगों को इतना तो ध्यान होगा ही कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है, ये आपका चार्ज ओवर प्रॉफिट होता है, यानी कि इसे हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स चार्जेस में। देन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ₹5,000, ये भी हम लेंगे। ठीक है, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है कि यहाँ पे, और टैक्स का अमाउंट भी दिया है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PBIT। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहाँ पे आपको जो एक मेन चीज समझने की है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। इस सीक्वेंस को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारे पास में होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसमें से हम लेस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट। तो आपके पास जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ठीक है। फिर इसमें से हम लेस करते हैं टैक्स। फिर आपके पास जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सीक्वेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले सबसे पहले क्या लेस किया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से, इंटरेस्ट को पहले लेस किया, उसके बाद में जो अमाउंट बचा था उसके ऊपर उस हमने टैक्स कैलकुलेट करके उसमें से टैक्स लेस किया। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, मींस जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट आना वो अमाउंट चेंज हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप कंपल्सरीली फॉलो करें, याद रखें, ठीक है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, जबकि हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो जैसे हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने के लिए, एक सेकेंड रुकिए जी, जैसे हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया, इसी तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाने के लिए भी हम ऐसा ही एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम रिवर्स मैनर में मूव ऑन करेंगे। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाने के लिए एग्जैक्टली सेम रिवर्स मैनर में आप मूव ऑन करेंगे। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले आप टैक्स ऐड करोगे, उसके बाद में आप इंटरेस्ट ऐड करोगे। देखिए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है इस सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो इन टैक्स का अमाउंट दे रखा है वो एक लमसम अमाउंट दिया 9,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप है ना कुछ भी चीज पहले ऐड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको लमसम अमाउंट ना देके वो टैक्स के लिए क्या लिख देता है, दैट इज टैक्स इज एट द रेट ऑफ 10% और 20%। तो टैक्स सपोज अगर उसने लिख दिया इन द परसेंटेज फॉर्म, है ना, सपोज उसने ऐसे लिख दिया टैक्स इज एट द रेट ऑफ 15% और 10% और समथिंग लाइक दैट। तो इस सिचुएशन में अब ये जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे, ये परसेंटेज आप किसका कैलकुलेट करोगे, क्या ये 15% सपोज लिखा है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, अक्सर बच्चे इस कैलकुलेशन में गलती करते हैं। सपोज आपको टैक्स जो है वो परसेंटेज फॉर्म में दे दिया, 15% दे दिया सपोज, तो आप ये 15% किसका कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में जो आपको 75,000 रुपीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, क्या हम 15% इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैलकुलेट करेंगे। सोच के देखिए और बताइए मुझे, क्या आप ये 15% कैलकुलेट करना है अगर, तो ये 15% क्या आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैलकुलेट करोगे, 75,000 का नो सर। 15% कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे ये बता दीजिए। सपोज अगर यहाँ पे हमें यही चीज फॉलो करनी होती कि हमें परसेंटेज गिवन होता, तो हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते, ये देखिए आप, 75,000 दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई, अबे क्या है यार जी, मल्टीप्लाई 15 अपॉन 85। ये समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि अगर आपको टैक्स जो है वो परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो गिवन है उसका 15/100 नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप 15/85 करेंगे। सपोज आपको टैक्स अगर 20% गिवन होगा, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 20/80 करेंगे। अगर आपको टैक्स का रेट 30% गिवन है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 30 अपॉन क्या करेंगे, 30/70 करेंगे। क्योंकि आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है, आफ्टर टैक्स का मतलब है ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ये बचा हुआ अमाउंट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बचा हुआ अमाउंट है। बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, अगर टैक्स रेट आपका 15% है, तो बचा हुआ अमाउंट आपका 85% ही बचेगा। सो इट मीन्स 75,000 स्टैंड्स फॉर 85%। ये मैं सब हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली टैक्स 9,000 कैलकुलेट करके दे दिया है, तो ये 15% 85% ये चीजें इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई नहीं करनी है। लेकिन मैं ये चीज बता आपको रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में टैक्स रेट अगर आपको लमसम में ना देके इन परसेंटेज के फॉर्म में गिवन हो, तो वहां पे आप 15% 75,000 का कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि 75,000 को 15/85 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये करने से आपके पास में जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा
वो क्या कैलकुलेट होके आएगा, ये चीज करने से आपके पास में जो कैलकुलेट होके आएगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज 75,000 मल्टीप्लाई 15/85 आप जब करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें फिर आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो आपको ऐड करना है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, कि सपोज आपने ये इंटरेस्ट का अमाउंट इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले ही ऐड कर दिया होता, यानी 75,000 में पहले तो देख लें कि आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इस क्वेश्चन में बताएगा कोई मुझे इंटरेस्ट कितना हो रहा है? देखिए, एक तो है इंटरेस्ट, ये 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, ठीक है, और दूसरा आपका बताइए और कितना इंटरेस्ट दिख रहा है किसी को? तो 50,000 का सर 10%, 50,000 का 10% है, और 5,000 और इंटरेस्ट हो जाएगा डिबेंचर्स का। 10,000 हो जाएगा जी तो बिल्कुल, 50,000 का भी हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 5,000 आएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट अपना 10,000 हो जाएगा। अब सपोज मैं 75,000 में पहले ही ये इंटरेस्ट ऐड कर देता तो ये मेरे पास 75,000 की जगह क्या हो जाता, 85,000 हो जाता। फिर मैं 85,000 को मल्टीप्लाई 15/85 करता तो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अमाउंट कुछ और आता, चेंज आता। इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना कंपलसरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सबसे पहले होता है, उसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम लेस करते हैं टैक्स तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब कभी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाना होगा तो हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे पहले टैक्स एड बैक होगा, उसके बाद में इंटरेस्ट एड बैक होगा। अगर आपको टैक्स लमसम में ना दे के परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो कैलकुलेशन के लिए ये चीज आप ये फॉलो करना, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस चीज को आप फॉलो करना। दैट इज जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 75,000 को मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देता हूँ और अच्छा समझ में आ जाएगा। जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एक मिनट रुकिए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, रेट ऑफ टैक्स, और डिवाइड करेंगे आप किससे, डिवाइड करेंगे आप 100 माइनस टैक्स। ये आपका बन गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उम्मीद करता हूं जो भी बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन लगे तो यू ऑल आर फ्री टू रेज योर क्वेरीज, योर डाउट्स। जी, तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है और टैक्स आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स इक्वल्स टू आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब हम फाइनली इस क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सारा मैंने एक्सप्लेनेशन दूसरा दे दिया, इस क्वेश्चन ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए, इस क्वेश्चन में हमने निकाला कि इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,000 का और टैक्स का अमाउंट है 9,000 का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए मैंने सबसे पहले लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस, ये देखिए आपने इसने क्या लिख रखा है, 50,000 मल्टीप्लाई 10%, यानी कि 5,000 रुपीज उसका ले लेंगे अपन, है ना। और ये डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ दे रखा है सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000, देन 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देन 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देन 9,000 रुपीज का टैक्स का अमाउंट। टोटल आपके पास आ गया 94,000। 94,000 को हमने डिवाइड किया फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कि 5,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड 5,000 फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टोटल 10,000 से हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आया, 9.4 टाइम्स हमारे पास में आंसर आ गया। दैट इज वी कैन पे this 10,000 of interest 9.4 times out of the available profits. I hope सबको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से हम कंटिन्यू करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए सॉरी क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रिकॉल कर लीजिए जल्दी से फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। याद है फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट गिवन ना हो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का और एक फॉर्मूला होता है, क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। देखते हैं इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली इसने दे दिया, तो अच्छी बात है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और हमें ग्रॉस लॉस का रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है बल्कि ग्रॉस लॉस दिया है इसने। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, बताएगा कोई फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये था। तो अगर ग्रॉस लॉस हो तो क्या फॉर्मूला चाहिए, बस बस सिंपल, ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किया था तो यहाँ पे आप प्लस ग्रॉस लॉस कर दीजिए, ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 16 लाख और ग्रॉस लॉस रेशियो है आपका 5% का। तो बताइए ग्रॉस लॉस का अमाउंट कैसे और कितना कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आप लोग मुझे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख गिवन है और उसमें 80,000 रुपीज का ग्रॉस लॉस हम ऐड कर देंगे, यानी हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 16,80,000। और यही सारा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे किया हुआ दे रखा है, तो इसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस लॉस। So revenue from operation equals to cost of revenue from operation minus gross revenue from operation multiply 5%। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, अपन ने सिंपल तरीके से जो निकाला है वही ठीक है ना। इसके बाद में ये आ गया अपने पास में फाइनली 16,80,000, जो डायरेक्ट इजी तरीका हो रहा है वही सही है। ठीक है, और अब आपको एवरेज इन्वेंट्री तो गिवन था क्वेश्चन में, तो 16,80,000 अपॉन 2,20,000 कैलकुलेट किया तो आया हमारे पास में 7.64 टाइम्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 1,20,000, excess of closing inventory over opening inventory is 40,000। it means जो closing inventory है वो opening inventory से ज्यादा है, excess of closing inventory over opening inventory। तो closing inventory है वो opening inventory से ज्यादा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था क्या इसने लिखा है, closing inventory opening inventory से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितने से ज्यादा है, 40,000 से। तो अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, इसमें से 40,000 लेस कर दो, 80,000 हो जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज द फॉर्मूला दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, नहीं, लेकिन इजीली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके हम 3 लाख रुपीस का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता चल रहा है। क्या क्वेश्चन में आपको एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, नहीं, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 80,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 1,20,000 गिवन है डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो हमारे पास में
120 प्लस 80 कितना होता है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मैं आपको वर्बली बोल के बता रहा हूँ। 120 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000, टोटल हुआ 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स हो गया 1 लाख। यानी कि आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपीज आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लाख रुपीज का इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, और 3 लाख रुपीज का हमने कैलकुलेट कर ही लिया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपके पास में फाइनली आंसर क्या आया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 3 टाइम्स। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट किया वो थोड़ा अलग तरीके से पूरा उसको एलेबोरेट करके बता रखा है, बट मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 40,000 मोर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में से 40,000 हटा दो तो बचा 80,000। सो ओपनिंग 80 प्लस क्लोजिंग 120 टोटल हो गया 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 1 लाख रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री आ गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, question number 83 related to the trade receivables turnover ratio. Okay, so let us see what is given in the question. Question number 83. Rupees 1,70,000, rupees 1,75,000 is the credit revenue from operation. Credit revenue from operation is given to you in the question as rupees 1,75,000, that is net credit sales as an enterprise. If trade receivables turnover ratio, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का कितना है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी तरह के घुमा के आएंगे, डायरेक्टली नहीं आ जाएगा कि आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर दो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, और आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का रेशियो भी कैलकुलेट करके गिवन है 8 टाइम्स। और पूछा क्या है, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि बिगिनिंग एंड एंड वाले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज रुपीज 7,000 मोर। फिर से वही लॉजिक लगेगा जो अभी हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए लिया था। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। तो सपोज करो कि आपका बिगिनिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल्स x है, तो आपका क्लोजिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, x प्लस 7,000 प्लस है। बस वही लिखा है देखो यहाँ पे, लेट द ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग बी x, सो ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड विल बी x प्लस 7,000। सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा, जिसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा ये भी बात है कि x हमने किसको माने और किसको ना माने, तो जिसके ऊपर अमाउंट बेस्ड हो ना उसको आप हमेशा x मानिए। यहाँ पे लिखा है इसने ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज 7,000 मोर, मोर किससे, मोर देन ओपनिंग वाले से, तो ओपनिंग वाले को इसलिए हमने x माना है। जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड होता है, जिसके ऊपर कोई आइटम का अमाउंट बेस होता है, उस बेस को आप हमेशा x मानिए। सो बिगनिंग को x माना तो आपका क्लोजिंग आ गया x प्लस 7,000। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा शुरुआत सही होनी चाहिए, मंजिल तो मिली जाती है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको शुरुआत करनी है वहां से जो आंसर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का आंसर। तो जो आंसर आपको क्वेश्चन में गिवन होना, उस आंसर के फॉर्मूला से आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत करना। यानी कि आप सबसे पहले लिख देना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। उसके बाद में इनकी वैल्यूज इंसर्ट करो, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में क्योंकि आपको गिवन है 8, तो हमने उसको लिख दिया 8/1, और नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है हमें 1,75,000 की, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया 1,75,000। और बचा हमारे पास में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो उस डिवाइडेड बाय 2। तो उसके लिए हमने क्या किया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने x लिया था और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने क्या लिया था, x प्लस 7,000। ठीक है, तो ओपनिंग दैट इज x प्लस क्लोजिंग दैट इज x प्लस 7,000। तो ये देखिए ये भी लिख दिया आपने, x प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि आपने
फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करना, जो आंसर आपको क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में किस चीज का आंसर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर। तो वहां उस जो आंसर गिवन हो उसका फॉर्मूला लिख देना, वो फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देना। वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, सिंपल सा। तो ये आपने सारी चीजें लिख दी। इसके बाद में आपने इसको ये डिवाइडेड बाय 2 था, तो डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ, ऊपर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास ये आया इक्वेशन 16x प्लस ₹56,000 इक्वल्स टू 1,75,000 मल्टीप्लाई 2। और आपने x को एक तरफ रखते हुए और इसको सॉल्व किया। x की वैल्यू आ गई आपके पास में, ओपनिंग x की वैल्यू आ गई ₹18,375। और x आपने किसको सपोज किया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को x सपोज किया था, जो कि आया 18,375। अब जब x आपके पास आ गया तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ जाएगा, x प्लस 7,000 दैट इज 18,375 प्लस 7,000 दैट इज ₹25,375। ये आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके पास में आ गया। फिर से बता रहा हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत आप कहां से करेंगे, जो आंसर आपको गिवन है। यहाँ पे आंसर गिवन है 8 टाइम्स, तो बस उसी का फॉर्मूला लिख दो जो आंसर गिवन है। फॉर्मूला लिखने के बाद में सारी वैल्यूज आप इंसर्ट करते जाइए, एंड में आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो किसी के माइंड में तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज बचे हुए क्वेश्चंस, जो बचे हुए जो रेशियोज हैं उनके क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे।